नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की सियासत की 5 बड़ी खबरों पर। बिहार की राजनीति की आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, तेजस्वी यादव बोले कि गाली भी हमें देंगे और हमारे ही एरिया चुराएंगे। तीसरी बड़ी खबर, जो ताजा सर्वे है, तीसरी बड़ी खबर है बिहार पर एक ताजा सर्वे है और उस ताजे सर्वे में कौन आगे और उस ताजे सर्वे में तेजस्वी यादव सीएम फेस पर पहली पसंद है। इस पर हम विस्तार से बात आगे करेंगे। अब आज की चौथी बड़ी खबर की ओर बता देते हैं। आज की हमारे पास जो चौथी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के सियासत में ओपी राजभर को तो लोग जानते हैं, लेकिन ओपी राजभर अब बिहार की सियासत में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात की। क्या इस मुलाकात के पीछे की क्या मायने, क्या बिहार की राजनीति में ओपी राजभर की एंट्री होगी एनडीए में? पांचवी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी बिहार दौरे पर आए और बिहार दौरे पर आते ही वो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं डरा रहे, कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप लगाया। नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना के बहाने ये तंज, आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष वालों पर तंज दिए कि हमें गाली भी देंगे और हमारा आइडिया भी चुराएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी कहे, गाली भी हम ही को देंगे, फिर हमारा एजेंडा चुरा कर मास्टर स्ट्रोक भी बताएंगे। जातीय जनगणना आरक्षण पर उनका मास्टर प्लान सामने आया। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण की ठेकेदारी, प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका में भागीदारी। सीधे शब्दों में कहे तो तेजस्वी यादव एक तीर से कई निशाने साध रहे। मंडल राजनीति को एक बार फिर से वो हवा दे रहे हैं, उसी मंडल सियासत को जिस मंडल की राजनीति से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव निकले। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बात किया था कि सामाजिक न्याय के बिहार की सियासत में कोई बड़ा चेहरा है तो वो लालू प्रसाद यादव है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, काशीराम, मायावती जैसे चेहरे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में अगर कोई मंडल का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो लालू प्रसाद यादव ही है। तो कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव की अगली पीढ़ी यानी उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मंडल के चेहरा बनना चाहते हैं, मंडल की राजनीति के चेहरा बनना चाहते हैं। यूं कहिए कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को सब कुछ विरासत मिला तो तेजस्वी यादव को यह भी विरासत में मिला है कि लालू यादव की जो विचारधारा है समाजवाद की, जो विचारधारा सामाजिक न्याय की है, उस सामाजिक न्याय के विचारधारा पर तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने का मौका है। यूं कहिए कि तेजस्वी यादव के पास मौका काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बार फिर से देश में वो मंडल की राजनीति जो 80-90 के दशक में हुआ करता था, अब 2025 में मंडल पार्ट 2 के रूप में शुरू हो चुका है। पहले तो जातीय जनगणना होगा और जातीय जनगणना के बाद वो मामला भी आएगा कि आरक्षण के दायरा 50% से बढ़ाया जाए और उसके बाद ये कहा जाएगा जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उतना अधिकार मिलना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए कि पहले तो कहा जाएगा कि आप जातीय जनगणना करवाइए, फिर अगला पॉइंट ये आएगा कि आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाया जाए। आरक्षण की दायरा जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उतना आरक्षण मिले, मतलब जिसकी आबादी जितनी है उसे उतना आरक्षण मिले। तो राजनीति का खेल फिर से शुरू हो जाएगा जो आप 80 या 90 के दौर में देखे हैं, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह की सरकार ने जैसे ही लागू किया, उसके बाद देश में किस प्रकार से भूकंप आया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद ही जो आप कह सकते हैं अपर कास्ट का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। भाजपा भले ही कह रहे कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट तभी लागू किया गया जब भाजपा पहली बार सरकार में आई वीपी सिंह के साथ, उस समय ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू किया गया। लेकिन भाजपा आपको ये नहीं बताएगी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया था। लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा निकाले थे और उस रथ यात्रा से लाल कृष्ण आडवाणी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कमंडल की सियासत करने लगे और मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का आप कह सकते हो 1990 के उस दशक में जो मंडल और बनाम कमंडल की राजनीति हुई, तो मंडल वाले वो दल थे जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो कमंडल के सियासत को साधने की कोशिश कर रही थी। भाजपा इस बात की क्रेडिट तो ले रही है कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट तभी लागू किया गया जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई, जब वीपी सिंह की सरकार बनी। उसके बाद
मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया और ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको ये नहीं बताएगी उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कैसे राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले और वहीं से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई और मंडल और कमंडल की उस सियासत में फायदा भारतीय जनता पार्टी की हुई। और उस रथ यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती रही और 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें जीत गई। मतलब मंडल और कमंडल की उस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आज की तारीख में क्या भारतीय जनता पार्टी जब जातीय जनगणना की बात कही तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या भाजपा कुछ बड़ा करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के दौर में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि नरेंद्र मोदी का अगला चाल क्या होगा। अब जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी अचानक कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, ये तो ऐसे नहीं कह दिए। इसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खेल है। अब जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया तो अगले ही पल लाल कृष्ण आडवाणी बिना बताए हुए एक रथ यात्रा निकाल लेते और उस रथ यात्रा से वो कमंडल की उस राजनीति को साधने लगते। अब वही भाजपा कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तो क्या इस वक्त विपक्ष को सावधान रहना चाहिए? तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के आइडिया चोरी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी गेम खेल रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है अब जब आप जातीय जनगणना करवा ही रहे हैं तो आरक्षण की दायरा को 50% से बढ़ा दीजिए। और जो क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टी, वो कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को लागू कीजिए, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दीजिए। ये सवाल आने के बाद आप समझ सकते हैं कि अब जो राजनीति है वो 360 डिग्री में घूम रहा है। यूं कहिए कि क्रिकेट के मैदान पर एबी डिविलियर्स 360 डिग्री के खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन राजनीति जब 360 डिग्री में घूमता है तो समझ लीजिए कि 29 का तैयारी 2025 से चल रहा है। और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी चल रही है, क्योंकि 2025 के एंड में यानी अब से 4 या 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके तुरंत बाद एक 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और बंगाल में भी चुनाव। और बिहार उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सामाजिक न्याय की भूमि है। लेकिन इसके साथ ही हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। नीतीश बनाम तेजस्वी के बीच क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव कह भी रहे कि उनका जो तेजस्वी यादव जो कार्य कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे आइडिया को चोरी किया जा रहा है। लेकिन अब क्रेडिट की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान सामने आता है, जातिगत सर्वे का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। मतलब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में ही और नीतीश कुमार ही जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी एक तरफ कहते हैं कि हमारे एरिया को चोरी कर लिया जाता है और उसके बाद ये लोग मास्टर तो बताते हैं। पहले तेजस्वी यादव को गाली देते हैं जब तेजस्वी बोल रहे थे जातीय जनगणना करवा जाए। लालू प्रसाद यादव तो शुरू से बोल रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और लालू यादव आज से नहीं 90 के दौर से बोल रहे थे। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव भी इसी प्रकार के बयान दिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब जातीय जनगणना होता है तो एक एक करके जो समाजवादी धड़े हैं, जो आप कह सकते हैं कि पहले से जातिगत जनगणना के पक्ष में थे, वो सब एकजुट होकर क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो विपक्ष कह रहा है कि ये हमारा काम है, तो सत्ता पक्ष में जो दल है जेडीयू जैसी दल, या आप कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमारा आइडिया था। आरजेडी और जेडीयू के बीच इस समय एक ऐसी भिड़ंत चल रही है जहां क्रेडिट की भिड़ंत चल रही है। दोनों एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे। आरजेडी कह रही है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज हम जातीय जनगणना हो रही है, हमारे नेता तेजस्वी जी के कारण हो रहा है। तेजस्वी जब बिहार में मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम थे तभी बिहार में जातीय जनगणना हुई। इन तमाम सवालों के बीच में अगली कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। बिहार में आई ताजा सर्वे रिपोर्ट और ये ताजा सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत एक नया दिशा की तरफ बढ़ रही है। इस ताजे सर्वे के बाद आप कह सकते हैं केंद्र में बैठे अमित शाह और मोदी की नींद उड़ गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई और इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो 4 मई को बिहार आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही जातीय जनगणना की बात वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सर्वे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचता है। ये सारे सर्वे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी भी देखते हैं और नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि बिहार में जितना आसान नहीं, इस बार बिहार की राजनीतिक लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक लड़ाई इस बार काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक सर्वे एजेंसी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे किया
उस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 46% वोट शेयर मिला, जबकि महागठबंधन को, जिसे आप इंडिया भी कह सकते हैं, 35%। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एनडीए के पास तो 46% है और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास 35% है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बन रही। लेकिन थोड़ा रुकिए, थोड़ा इस सर्वे की रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में देखिए। और डिटेल में देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार की जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जितनी भी सर्वे आई उसमें पहली पसंद जो थे मुख्यमंत्री के लिए वो नीतीश कुमार थी। अगर नीतीश कुमार किसी सर्वे में पीछे भी थे तो ज्यादा पीछे नहीं थे। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जितनी सर्वे आ रही है, जितनी ज्यादा सर्वे आ रही है, उस सारे सर्वे में कहानी एक्सपर्ट नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने नीतीश कुमार कुछ भी नहीं है। बिहार में इस ताजे से बिहार पर आए इस ताजे सर्वे के मुताबिक तेजस्वी प्रसाद यादव को 35% यानी 35% लोग सीएम देखना चाह रहे हैं। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की जो ग्राफ है वो काफी नीचे गिर चुकी है। यानी नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ बिहार में गिरते जा रहा है। नीतीश कुमार का जो आप कह सकते हैं पसंद है, कई सर्वे में तो तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार जा रहे हैं, कुछ सर्वे में दूसरे नंबर पर है। और इस सर्वे में जो सर्वे मैं बता रहा हूँ, इस सर्वे में नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है। लेकिन नीतीश कुमार का ग्राफ और तेजस्वी यादव के ग्राफ में जमीन और आसमान का फर्क है। इस ताजे सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को 35% लोग पसंद करे तो नीतीश कुमार को 18%। मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीएम कैंडिडेट के नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अनाउंसमेंट ही नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी इस समय बिहार दौरे पर आ रहे, लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी ये नहीं कहे कि हमारे मुख्यमंत्री 2025 के अक्टूबर नवंबर के बाद भी नीतीश कुमार रहेंगे। वो एक बार भी नहीं बोले कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी बिहार की ग्राउंड रियलिटी पता है। और जो विभिन्न सर्वे कर रही है, यार भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे क्या है, उस सर्वे पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के सर्वे बता रही है कि इस बार सीमांचल की जो 24 विधानसभा सीटें हैं, उन 24 विधानसभा सीटों में लड़ाई काफी टफ है। पिछली बार 6 सीटें निकली थी, इस बार भाजपा के जीते वो 6 सीटें भी मुश्किल से निकल रही है। और उसमें हो सकता है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राय और खासकर सीमांचल जो मुस्लिम आबादी है, गैर मुस्लिम आबादी है, उस क्षेत्र में भाजपा की वापसी करना कठिन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जीतना कठिन हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल सीमांचल में चुनौतीपूर्ण नहीं है। इन टॉप पर हम बिहार के हर सीट का जो सबसे सटीक सर्वे है वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त हम बस पूरे बिहार के बारे में बताना चाह रहे हैं। और पूरे बिहार में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता कठिन है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 234 जीतेंगे, ये वही भाजपा है जो इससे पहले एक नेगेटिव सेट किया लोकसभा चुनाव की तरफ कि हम 400 जीतने जा रहे हैं, 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। उस नेगेटिव का क्या हुआ? क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीती? जवाब ही नहीं। इस समय भाजपा नेता हो या फिर जेडीयू के नेता हो, वो बार बार कह रहे हैं कि 234 जीतेंगे, 234 जीतेंगे। बिहार में टोटल 243 सीटें हैं और कह रहे हैं कि 234 जीतेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता 225 भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार खुद 225 जीतने का लक्ष्य तय किए, कोई नेता बोलता है 234 जीतेंगे। 225 या 234 जब भाजपा कह रही है तो याद करिए लोकसभा चुनाव की तरफ भाजपा ने एक नेगेटिव सेट किया था 400। और विपक्ष को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जनता को मैसेज देना चाह रही थी कि 400 सीटें हमारी आ रही है, चुनाव तो हम ही जीतने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज देना चाह रही। और इस समय बिहार के चुनावी फंसी हुई है। आपको जानकर हैरानी होती है कि बिहार में 115 से 120 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या फिर आरजेडी के बीच सीधा फाइट। 115 से 120 सीटें जो है इस बार ऐसी होगी बिहार में, 243 में से 115 से 120 सीटें ऐसी होगी जहां जीत या हार का अंतर आप देखेंगे काफी कम वोटरों का होगा। इन टॉक पर जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसके मायने होती है। और बिहार चुनाव अभी आई नहीं है, हमने पहले ही आपको बता दिया इस बार की लड़ाई 243 सीटों पर काफी कठिन है। इस बार की लड़ाई उन 243 सीटों पर अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा हार्ड लड़ाई है। और इस बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि महागठबंधन कम से कम, अगर इस बार महागठबंधन की स्थिति ऐसी रही, अभी मैं कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये अभी जो है ये सर्वे उस समय का नहीं है जब वोटर मन बना चुका हो, देख रहा है या बिहार के जो स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, उस आधार पर वोटर ये बता रहा है कि वोटर को आखिर क्या चाहिए।
और वोटर जो चीजें बता रहा है, इस समय जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर बहुत टफ है। इस समय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। कई सीटों पर हो सकता है कि ऐसी कहानी हो जाए कि वोटों का अंतर 200-300 हो और वो सीट कांग्रेस के पाला में चल जाए, या फिर इंडिया गठबंधन के या फिर वो एनडीए के पाला में चल जाए। जीत या हार का अंतर ऐसे 115 से 120 सीट ऐसी है जहां पर काफी कम वोटों पर ये ज्यादातर सीटें आरजेडी के हैं, जहां से आरजेडी खुद लड़ेगी ऐसी संभावना है, क्योंकि सीट बंटवारा अभी हुआ नहीं है। अभी कुछ भी कहना हम ये नहीं कह सकते, हम एक अंदाजा आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस समय सीट बंटवारा आरजेडी का हुआ नहीं, इंडिया गठबंधन का हुआ नहीं, एनडीए का हुआ नहीं, क्योंकि एनडीए में भी कई सीट्स को चेंज किया जाएगा। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा डिटेल समझिए कि 115 से 120 सीटें ऐसी है जो कि काफी टफ फाइट देखने को मिल सकता है, जहां जीत या हार का अंतर कम हो। लेकिन ये बस शुरुआती अंदाजा है, क्योंकि चुनाव में अभी 6 महीने हैं और 6 महीने काफी होते हैं चुनाव पलटने के लिए। 24 घंटे काफी होते हैं। बस शुरुआती अंदाजा है कि कई सीटों पर आपको टफ लड़ाई देखने को मिलेगा। और जो ग्राउंड रियलिटी आ रही है, इस बार तेजस्वी यादव का पल्ला भारी है। तेजस्वी यादव इस समय मजबूत स्थिति में है और इस सत्य को स्वीकार करिए, बिहार में जो जातिगत राजनीति है उस राजनीति में भी तेजस्वी आगे है। और दूसरा कारण है नीतीश राज में जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, उस अपराध के कारण भी नीतीश कुमार का जो आप कह सकते हैं ग्राफ बिहार की सियासत में गिर रहा है। इस वक्त हमको स्पष्ट तौर पे आपको सीटों का अंदाजा नहीं दे रहे, क्योंकि चुनाव में काफी समय है और बार बार मैं ये बातें कह रहा हूँ कि अभी बस ये शुरुआती अनुमान है जो ग्राउंड से फीडबैक मिला है। ये फीडबैक चेंज हो सकता है, ये कहानियां पलट सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि सीमांचल की जो जंग है, यानी सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें हैं। सीमांचल का मतलब है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। यहाँ पर भाजपा के लिए राह बहुत कठिन होने जा रही है। चले साथियों, अब हम चौथी खबर की ओर बढ़ते। उत्तर प्रदेश वाले ओपी राजभर बिहार में एंट्री ले रहे, अमित शाह से मुलाकात करते और एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इस समय बातचीत चल रही है। लेकिन ओपी राजभर चाहते हैं कि बिहार में उन्हें भी एंट्री मिले, बिहार में उनकी पार्टी को भी लड़ने की मौका मिले। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के पीछे की जो बड़ी मंशा है वो ये है कि यूपी के राजनीति में जातिगत किलर माने जाने वाले राजभर अब बिहार की जातीय राजनीति में भी सैंड लगाने की तैयारी करें। राजभर का आना एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि सीमांचल और पूर्वी की सीटों में उनका प्रभाव एक नया मोड़ा फिर से जोड़ा गया। यूं कहें कि सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोड़ा को लेकर आ गए राजभर के रूप में। शतरंज की राजनीति की विसाट है और पेचीदा होगी इस जंग में। यूं कहिए कि ओपी राजभर की एंट्री सीमांचल के लिए हो रहा है। ओपी राजभर की एंट्री कहीं ना कहीं बिहार की सियासत की शतरंज में एक नई चाल लेकर, एक नई मोहरा लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह ने एंट्री करवा ली। ये तस्वीरें अमित शाह की मुलाकात की है। हो सकता है ओपी राजभर को 1 या 2 सीटें दे दी जाए और ओपी राजभर को कह दिया गया कि आप पूरे बिहार में प्रचार करिए, आपकी जो जाति का वोट बैंक है वो हमारे साथ आ जाए। ओपी राजभर को अगर साथ लाती है, जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें बिहार लाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये मैसेज दे रही है कि तेजस्वी यादव से लड़ाई काफी टफ है, तेजस्वी यादव से जितना कठिन है, इसलिए ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश से उठाकर बिहार लेके आए। क्या यही कहानी है? तो क्या ओपी राजभर की एंट्री के पीछे का कारण यही है या फिर इसके पीछे कोई और कारण? 5वीं खबर की ओर बढ़ रहे, एक और मोहरा को अमित शाह तैयार कर रहे। ये मोहरा को तैयार इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो अभी मजबूत स्थिति में ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट को माने तो इंडिया गठबंधन 140 से 150 सीटें इस समय जीत सकती है, यानी महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं उस मजबूत ग्राउंड को अभी मैं शुरुआती अनुमान दे रहा हूँ, इसे आप इसलिए मैं सीटों का अनुमान नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये शुरुआती अनुमान है। इसे आप फाइनल अपडेट मत समझिए, फाइनल अपडेट आपको अक्टूबर-नवंबर से मिलने लगेगा। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, इंडिया गठबंधन जो ग्राउंड में मजबूत है, तो इस बात से क्या अमित शाह डर गए, क्या अमित शाह घबरा गए हैं? इसलिए अमित शाह एक और मोहरा को एंट्री करवा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश से तो मोहरा हमने आपको बता दिया, अब दूसरा मोहरा जो है वो हैदराबाद से एंट्री ले रहा है। ये मोहरा कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी वही चेहरा है जो पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और किशनगंज में जो मुस्लिम इलाका है वहां असदुद्दीन ओवैसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, महागठबंधन का कई सीटों पर खेल बिगाड़ा था। तो एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है। असदुद्दीन ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 50 सीटें, बिहार में टोटल 243 सीटें, उसमें 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ना चाह रहे, यानी टोटल 193 सीटों को अगर हम अलग कर दें
तो वो 50 सीटें कौन सी हो? वो 50 सीटें जाहिर सी बात है मुस्लिम इलाके होंगे, जहां मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा पकड़ होगा। इसमें सीमांचल के 24 सीट शामिल ही होंगे। यूं कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी किसके वोट काटेंगे? बीजेपी के वोट तो असदुद्दीन ओवैसी काटेंगे नहीं। असदुद्दीन ओवैसी किसके वोट काटेंगे? असदुद्दीन ओवैसी वोट अगर किसी के काटेंगे तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। बिहार की सियासत में एक नया मोहरा की एंट्री हो चुकी है। और 2020 की रिकॉर्ड में बताता हूं, 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी के वोट काटे थे। इस बार उनकी मौजूदगी में महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का सेंध लगाने का काम होगा। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में एंट्री से फायदा किससे हो रहा है? फायदा अमित शाह को हो रहा है, फायदा एनडीए को हो रहा है, यानी फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा है, गुजरात लॉबी को हो रहा है, फायदा नीतीश कुमार को होने जा रहा है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है और वो 50 सीटों पर लड़ते हैं, तो सीधे तौर पर वो 50 सीटों पर जो मुस्लिम वोट काटेंगे, वो वोट बैंक जो काटेंगे वो महागठबंधन के वोट बैंक होंगे। असदुद्दीन ओवैसी के रूप में बिहार में बीजेपी ने एक नया मोहरा तैयार कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी के रूप में बिहार की सियासत में भाजपा ने एक नया, आप कह सकते हैं कि शतरंज का चाल खेल लिया। यूं कहिए कि बीजेपी ने एक बड़ा चाल बिहार की राजनीति में खेल लिया। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनेंगे बिहार की सियासत में? क्या इन 50 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी 10 या 15 या 20 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति के किंग मेकर बन जाएंगे? हैदराबाद से पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी आए थे, शायद 18 सीटों पर लड़े थे और उसमें 5 सीटें जीत गए थे। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार 50 पर लड़ेंगे तो 15 सीटें 10 सीटें जीत जाएंगे? तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने के इरादे से बिहार आए? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का यात्रा इस समय बिहार में चल रहा है, कल भी वो कहीं यात्रा करने के लिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, असदुद्दीन ओवैसी का इरादा क्या है? किंग मेकर बनने का इरादा है। किंग मेकर बनने का अगर इरादा है तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। पिछली बार के प्रदर्शन के आधार पर कह रहा हूं, इस बार कैसे प्रदर्शन होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी किसके इशारों पर आ रहे हैं? अमित शाह के इशारों पर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इशारों पर आ रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में एंट्री किसके इशारों पर कर रहे हैं? यूं कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार की सियासत में एंट्री लेते हैं और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में वाकई वास्तव में 50 सीटों पर लग लेते हैं, तो जो तेजस्वी यादव के लिए हमने कहा था 125-140 सीटें वो निकाल सकते हैं। इस समय की जो बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो अलग अलग विधानसभा सीटों से आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर तेजस्वी यादव 125 से 140 तक इंडिया गठबंधन सीटें, महागठबंधन सीटें लेके आ जाता है, लेकिन अगर अगले ही पल असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती तो मुस्लिम वोट बैंक कटेगा, और मुस्लिम वोट कटेगा, मुस्लिम वोट बिखरेगा, तो सीधे तौर पर फायदा एनडीए को होगा। तो उस परिस्थिति में एनडीए की सीटों की संख्या 190 या 200 सीटें हो सकती है। और इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चाल खेलने में माहिर है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी हार रही थी, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में वोट को इस तरह से कचरा कर दिया, छोटी छोटी पार्टी को लड़वा दिया, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कोर वोटर है जो हिंदुत्व के नाम पर है, जो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ खड़ा होगा। और इस प्रकार से अगर हम देखें, इसी प्रकार से बिहार में अगर देखा जाए तो जेडीयू के पास भी एक वोट बैंक है, 15 से 16% है, जिसमें महिला वोटर भी है। और जब हम महिला वोटर की बात करते हैं तो महिला वोटर हर जाति हर धर्म का है, यानी जेडीयू के पक्ष में है। और जेडीयू के पक्ष में पासमांडा मुस्लिम भी है, और इस समय वक्त कानूनों के कारण अगर पासमांडा मुस्लिम नाराज भी है तो वो पासमांडा मुस्लिम जेडीयू के बाद अगर किसी को विकल्प के तौर पर चुनी तो वो असदुद्दीन ओवैसी को चुनता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो जाएगा, मुस्लिम वोट बिखार हो जाएगा, मुस्लिम वोट बच जाएगा, और तेजस्वी यादव का खेल खत्म हो जाएगा। वो जो तेजस्वी यादव का समीकरण है, उस समीकरण को तेजस्वी यादव को खत्म करना चाह रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही भाजपा की रणनीति है। यूं कहिए कि बिहार की सियासत में अभी कई और मोहरे के आने के बाकी है, क्योंकि इससे पहले ही, क्योंकि पहले से बिहार में कई मोहरे, प्रशांत किशोर भी किसी ना किसी के तो मोहरे हैं, और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो किसको नुकसान होगा ये सबको पता है। इसका सिद्धू पांडे जो आईपीएस अधिकारी थे वो भी एंट्री ले चुके हैं, और सिद्धू पांडे ने भी ऐलान कर दिया उनकी हिंद सेना 243 सीटों पर लड़ेगा, प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर लड़ेंगे। एक एक करके देखा जाए तो बिहार की सियासत इस समय काफी अहम मोड़ पर है, लेकिन बिहार की सियासत में इस समय कई राजनीतिक दल की एंट्री हुई है, जो कि अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि बिहार में एक परंपरागत बन चुका था कि या तो आप तेजस्वी को चुनिए या तो आप नीतीश को चुनिए, लेकिन यहाँ पर बिहार की राजनीति में इस बार विकल्प की कमी नहीं है।
जनता के पास विकल्प पूरा है। जनता चाहे तो प्रशांत किशोर को चुन सकती है। जनता के पास इस बार विकल्प की कमी नहीं है। अब जनता को तय करना है कि जनता को जाना किसके पक्ष में है। लेकिन बिहार की राजनीति में चेहरे तो कम नहीं है, लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी के मोड़े भी है, यानी किसी ना किसी राजनीतिक दल के इशारों में चुनाव लड़ रही है, ये भी समझ लीजिए। और वोटों का बिखराव अगर हुआ तो एक बार फिर से मैं बता लेना चाहता हूं, अगर वोटों का बिखराव हुआ तो जनवरी 2005 को याद कर लीजिए। जनवरी 2005 में जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने किया था, वो काम आज की तारीख में प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं। वो काम अवैसी अगर कुछ सीटों पर सीटें जीत जाए तो सोडून ओवैसी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है वो काम इस बार प्रशांत किशोर करेंगे। यानी अगर प्रशांत किशोर 25 सीटें ला देते, 30 सीटें ला देते हैं या 20 सीटें भी ला देते हैं तो बिहार की सियासत का किंग मेकर बन जाएंगे। उसके बाद सारे दल प्रशांत किशोर के पास आएंगे और कहेंगे आप जो बोलिए वो करेंगे, नहीं तो बिहार एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ेगा। इस बार बिहार का जो राजनीति है वो अगर धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए, बिहार की राजनीति में इस बार ऐसा हो सकता है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट तो बता दिया कि तेजस्वी के पास में माहौल है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस बार कई सीटों पर कांटे की लड़ाई होगी और कई सीटों पर ऐसे कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे जिस कैंडिडेट के चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनता भी तेजस्वी यादव की राजनीति को, नीतीश कुमार की राजनीति को 30 सालों से देख रही है। बिहार की जनता, खासकर युवा वोटर, कहीं ना कहीं एक नए चेहरों की ओर बढ़ना चाहती है और बिहार के लोग जब नए चेहरों की ओर बढ़ेंगे तो बिहार की राजनीति भी एक नए माहौल में जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की एंट्री से बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बटेगा? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में आप सभी लोगों से एक बार फिर से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ। वो आग्रह ये है कि अगर आप लोगों के पास समय है तो कमेंट भी कीजिए, टिप्पणी कीजिए और बताइए हमें अगले वीडियो के लिए आप आइडिया भी दे सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, और इस वीडियो पर भी आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर अगर वीडियो देखने तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।